तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का जो है 13वां सेट देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर प्रतिदिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं वो लेकर आ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, सारे वीडियो पर कमेंट करें। और देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है और उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया जा रहा है जो बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है। इन प्रश्नों के अलावा इन प्रश्नों का व्याख्या भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया है। आप लोग देख लें, ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया। तो भारत में शून्यकाल कब शुरू किया गया, तो 1962 में शुरू किया गया, ठीक है। देखिए, संसद की कार्यवाही के कुछ रूटीन होते हैं। प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, लंच ब्रेक होता है, विधायी कार्य होता है, ठीक है। तो उसी में से पूछा है कि शून्यकाल कब शुरू किया गया, तो 1962 में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए हम पहले संसद की कार्यवाही के चरण बता देते हैं। देखिए, संसद की कार्यवाही के मुख्य चरण ध्यान रखना है। प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, लंच ब्रेक होता है और विधायी कार्य होता है, ठीक है। प्रश्नकाल से प्रश्न यही आता है कि प्रश्नकाल का टाइम कब से कब तक का है, तो 11 बजे से 12 बजे तक। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्नकाल का अधिकतम समय कितना है, 1 घंटा का है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल चलता है संसद में। 12 से 1 का जो समय है उसे शून्यकाल कहते हैं। 1 से जो है 2 बजे का समय है जो है उसे लंच ब्रेक कहते हैं। और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है इसे कहा जाता है विधायी कार्य, ठीक है। ध्यान देना है, राज्यसभा में यही टाइम 2 बजे से 5 बजे तक का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, शून्यकाल जो शुरू किया गया 1962 में शुरू किया गया, और शून्यकाल भारतीयों के द्वारा एक नवाचार है, ठीक है। भारत में ही शून्यकाल शुरू किया गया 1962 में। प्रश्नकाल शुरू कब किया गया, तो 1892 में शुरू किया गया। ये आपको याद रखना है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत इसको प्रश्नकाल को शुरू किया गया था। और लंच ब्रेक कब शुरू किया गया था, तो 1952 में शुरू किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। लेकिन ये तीनों को जो है, ये दोनों को जो है, प्रश्नकाल और लंच ब्रेक को जो है, ये 1952 में नियमावली में जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन ये प्रश्नकाल वाला जो चीज़ है ये बहुत पहले से आ रहा है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, संसद में कुछ प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों को ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, तारांकित प्रश्न क्या होता है, तो देखिए, संसद में जो प्रश्न पूछा जाता है और जिस प्रश्न का मौखिक रूप से जवाब मिलता है तो उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न में ही हम लोग पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि कोई हम प्रश्न पूछे, उसका मौखिक जवाब मिल गया, मिलने के बाद भी उस प्रश्न में कुछ और प्रश्न बन जाएंगे तो उसे कहा जाता है पूरक प्रश्न, या उसे और कुछ प्रश्न निकलते हैं तो उसे कहते हैं पूरक प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न में जो है पूरक प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं। और तारांकित प्रश्न क्या होता है, इसका जवाब लिखित मिलता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि तारांकित प्रश्न का जवाब कैसे मिलता है, मौखिक मिलता है, और तारांकित प्रश्न का जवाब कैसे मिलता है, लिखित मिलता है। और यहाँ ध्यान देना है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इससे अगर कुछ प्रश्नों निकल रहा है तो नहीं पूछ सकते हैं और तारांकित प्रश्न में, ठीक है। ये याद रखना है। एक होता है अल्प सूचना, इसका भी जवाब मौखिक रूप से मिलता है। इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। पूरक प्रश्न क्या होता है, तो उत्तर से निकला हुआ जो प्रश्न होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न कहते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है, तारांकित प्रश्न पूछने के बाद ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। सही बात है, जब कोई प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दे दिया जाता है तो उससे जो प्रश्न निकलता है तभी ना हम लोग पूछते हैं। तो तारांकित प्रश्न पूछने के बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अल्प सूचना प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, आपको याद रखना है। और एक दिन में लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतम, ये आपको याद रखना है। और एक दिन में राज्यसभा में अधिकतम 15 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न क्या है आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 338 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, 338 के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लें, कैसे भी करके, या 2-3 बार वीडियो देखकर याद कर लें। देखिए फ्रेंड्स, और इसमें से क्या करना है कि इसको याद कर लें। और इस चैनल का सारा वीडियो जो है सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर भी सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन करके देख सकते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान देना है, अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है
उसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 338 में है और संविधान के भाग 16 में है। पहला तो यही याद रखना है कि संविधान के किस भाग में है, 16 में है, अनुच्छेद 338 के तहत। और ध्यान देना है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं, वह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसकी संविधान में चर्चा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ भी देता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है, तो याद रखिएगा कि ये संवैधानिक निकाय है, इसकी संविधान में चर्चा है, अनुच्छेद 338 में इसकी इस चर्चा है, याद रखना है। अब आपको याद यहाँ पर ये रखना है कि अनुच्छेद 338 एक के तहत एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है अनुसूचित जाति आयोग के लिए। ठीक है, अब देखिए 65वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 1990 में हुआ था। ठीक है, और एक सदस्य की जगह बहु सदस्य कहा गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक सदस्य की जगह जो होंगे अब बहु सदस्य इसके होंगे। ठीक है, याद रखना है। और 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये भी बार बार पूछा जाता है, कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। इसके तहत आयोग दो भागों में बांट दिया गया था, एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 338 से मिलता है, वही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 ए में मिलता है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है। अब देखिए इसका ये अस्तित्व में कब आया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है कब शुरू हुआ या कब स्थापित हुआ या कब अस्तित्व में आया, तो आपको याद रखना है 2004 में। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो है अध्यक्ष कितने होते हैं, तो सॉरी अध्यक्ष सदस्य कितने होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, हमको याद रखना है। इस आयोग के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सबसे तो इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें इन सदस्यों का कार्यकाल पूछता है। आपको याद रखना है कि इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आयोग रिपोर्ट सौंपता है। आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, अनुसूचित जाति आयोग जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, वो अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। आपको याद रखना है। रिपोर्ट में मामला अगर राज्य से जुड़ा होता है तो आयोग ये रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम 2 ही बार हो सकता है, आपको याद रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान, और वर्तमान अध्यक्ष है किशोर मकवाना। ये आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये याद रखना है। ये जितने भी प्रश्न बताए हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, इनको आप लोग ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिए। देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार बिहार पुलिस में यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं। आपको पता है कि बिहार में कुल 19 नगर निगम हैं। याद रखिएगा कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं, बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं, तो 19 है। ठीक है, अब आपको कुछ बातों को बता देते हैं, याद रखिएगा। बिहार में जिले पूछा जाएगा तो 38, अनुमंडल पूछा जाएगा तो 101, प्रमंडल पूछा जाएगा तो 9 और प्रखंड पूछा जाएगा तो 534 है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही साथ बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं, विधानसभा की सीटें 243 है और विधान परिषद की सीटें 75 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, लोकसभा की 40 है, राज्यसभा की 16 है, विधानसभा की 243 है, विधान परिषद का 75 है, 534 प्रखंड है, 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 38 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान है, आपको याद रखना है। अब देखिए बिहार में कुल कितने नगर निगम है, तो 19 नगर निगम है। और चलिए नगर निगम से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं, जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत का पहला नगर निगम जो था वो 1688 में मद्रास नगर निगम स्थापित हुआ था, ये आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा नगर निगम जो है 1888 में स्थापित हुआ था, मुंबई नगर निगम ये है। ठीक है, और बिहार का पहला नगर निगम जो है 1952 में स्थापित हुआ था, पटना नगर निगम। ठीक है, 1952 में। ये सारे वर्ष याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको पॉइंट वाइज कर दिए हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम है, तो 19 नगर निगम है। ठीक है, अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं।
71वां संविधान संशोधन या 72वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। इसमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आप लोग इसका अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये वाला जो है बार बार प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नगर निकायों में चर्चा की गई है 18 विषय की। कितने विषय की? 18 विषय की, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में पहली बार कब किया गया था? तो 1982 के केरल के उपचुनाव में किया गया था ईवीएम का उपयोग। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चलिए हम एक एक करके बताते हैं। देखिए जैसे कि अभी प्रश्न था कि ईवीएम का उपयोग पहली बार कब हुआ था? तो 1982 में केरल के उपचुनाव में किया गया था। वहीं पूछा जाए कि नोटा का पहली बार उपयोग कब किया गया था? तो 2013 में शुरू किया गया। और किसके निर्देश पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। ठीक है, अब चलिए हम कुछ निर्वाचन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट आपको बता देते हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखना है इन बातों को। देखिए संविधान के भाग जो 15 है निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है, निर्वाचन का वर्णन है। ठीक है, और निर्वाचन से संबंधित है ये। ठीक है, और दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, आपको इसको भी याद रख लेना है। निर्वाचन आयोग का गठन कब अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है? तो 324 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए जो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं का जो चुनाव है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये वर्णन अनुच्छेद 324 में है। या ऐसे भी पूछता है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद कितने के तहत? 326 के तहत प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। कब यह 61वां संविधान संशोधन हुआ था? तो 1989 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि 21 वर्ष से घटाकर मतदान किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी के समय ये हुआ था। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बार बार ये प्रश्न आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ये आपको याद रखना है। अगला ये तो बात आपको पता चली गया है कि ईवीएम का पहली बार उपयोग 1982 में किया गया था केरल के उपचुनाव में, और नोटा का पहली बार उपयोग किया गया था 2013 में शुरू किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए कुछ भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ बातें बताते हैं, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार हैं, 26वें हैं, आपको ये भी याद रखना है। और अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अभी इनका कार्यकाल भी बता दिए थे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका आंसर होगा 5 वर्ष। तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए वित्त आयोग से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए वित्त आयोग की स्थापना जो हुआ था 22 नवंबर 1951 को हुआ था, और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की का जो है स्थापना हुआ था। और वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत ही दिया जाता है। आयोग का कार्यकाल जो है वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो श्री केसी नियोगी थे, और वर्तमान जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर जाना है, क्योंकि यहाँ से भी बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया? तो लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचार जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। और लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया? तो 1968 में पेश किया गया था। चलिए लोकपाल के बारे में कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखिए ध्यान देना है कि लोकपाल क्या है, तो एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो सरकारी पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत जांच करती है, आपको याद रखना है। लोकपाल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था डॉक्टर LM सिंघवी 1963 में, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए। दूसरा, विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था कब स्थापित हुई थी? तो स्वीडन में स्थापित हुई थी, 1809 में स्थापित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, याद रखना है। लोकपाल स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में दिया था।
ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए और याद कर जाइए, ठीक है। तो लोकपाल स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दिया था? 1966 में दिया था, ठीक है। अब देखिए, संसद में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया है? अभी जो प्रश्न हम लोग देखे थे उसका आंसर क्या होगा? 1968 होगा। सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक पेश किया गया था संसद में 1968 में, ठीक है। ध्यान देना है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था और 2014 1 जनवरी 2014 को जो है प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त हुई और 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ। 16 जनवरी को जो है लोकपाल स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 16 जनवरी को लोकपाल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। लोकायुक्त के बारे में आपको बता दिए हैं कि लोकायुक्त राज्य स्तर पर लोकपाल जैसी संस्था है। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त की नियुक्ति किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। अगला है, प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर जो हैं, ये 25 दिसंबर तक है लोकपाल के अध्यक्ष अभी। और प्रथम अध्यक्ष भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला है अध्यक्ष सहित, ध्यान रखना है लोकपाल के जो कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 9 होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। याद रखना है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक होता है। लोकपाल के चयन मंडल की अध्यक्षता जो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, ये वाला भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के समय को जो है एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक अप्रैल से 31 मार्च तक जो है समय को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत इसके तहत ही बजट प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए उत्तरदायी जो है राज्य निर्वाचन आयोग है। और ये आपको याद रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत में चुनाव कराती है, आपको याद ये रखना है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक टोटल विषयों की संख्या जो है 29 है पंचायती राज संस्था में, आपको याद रखना है, ठीक है। और पंचायती राज जो है भारत की वो त्रिस्तरीय है और त्रिस्तरीय पंचायत का वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के नागौर जिला से शुरू किया गया था पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो देखिए, उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है इससे प्रेरित है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम अध्यादेश के बारे में बताते हैं एक एक करके। ध्यान रखना है कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद और विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो सरकार किसी कानून की को तुरंत आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करने की जो शक्ति होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये जारी करते हैं, आपको याद रखना है। सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर इसे पास करना अनिवार्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने या 6 सप्ताह हो सकता है। और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो वहीं राज्यपाल जो है वो भी अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिए, ये भी बार बार पूछा जाता है। और जारी करने की शक्ति जो होता है राज्य मंत्री की सलाह पर होता है, राज्यपाल को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर जाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति कहा गया है कि भारतीय के उपराष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 63 में कहा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको बता देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। राज्यसभा का पदन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और अनुच्छेद 64 के तहत जो है राज्यसभा का पदन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक कार्य देख सकते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, आपको याद रखना है। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सही बात है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये वाला लाइन भी आपको याद रखना है। अगला है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हटाने का जो प्रस्ताव है
केवल इनका राज्यसभा में रखा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 69 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला अनुच्छेद ही याद रखना है कि अनुच्छेद कितने के तहत उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 69 के तहत करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है, जो अभी प्रश्न पूछा गया था उसी का जवाब है। उपराष्ट्रपति के पद जो है अमेरिका से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, 15वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है, तो 35 वर्ष होता है। और वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति का, तो 4 लाख रुपया होता है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लाख रुपया इनका वेतन होता है। जितने भी उपराष्ट्रपति से बनने वाले इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, पॉइंट्स थे, हम एक एक करके पॉइंट वाइज जो करके बता दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको ये बताना है कि बिहार में या किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद कितने के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग तब तक राष्ट्रपति से भी संबंधित जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो भी आपको बता देते हैं यहीं पे, कि जिससे एग्जाम में बनने वाले प्रश्न आसानी से बन आ जाएँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं, तो अनुच्छेद 53 में वर्णन है। ये जितने भी अनुच्छेद बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 55 के तहत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। और अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति की पद की अवधि की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति की जो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। अगला है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता की चर्चा है अनुच्छेद 57 में। और राष्ट्रपति बनने की योग्यता का चर्चा है अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति के लिए जो दिशा निर्देश है अनुच्छेद 59 में वर्णन है। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ वर्णन है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग का वर्णन 61 में है। और अनुच्छेद 72 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। तो ये यहाँ जितने भी पॉइंट बताए हैं, जितने भी प्रश्न बताए हैं, बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे विषय के लेकर आए जा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, तब मिलते हैं।